गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे थे। आपको आवाज़ आ रही है? क्लियर है? यस सर। तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल, नेचर टाइप, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल जो यदि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये 6 टाइप या 8 टाइप के वेरिएबल्स लिख सकते हैं। दोनों सब पेयर में हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। इस तरीके से ये सारे पेयर्स में हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स है, ये इस साल के पेपर में आया हुआ है। थोड़ा सा बहुत कम बुक्स में अवेलेबल है, मिलता कम है। तो और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट उसका समझना बहुत इजी है, इसलिए कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स होता क्या है? जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि सब्जेक्ट को स्पेस बार प्रेस करनी थी बार बार जब भी वो लाइट देखता या फिर कोई सी भी ट्यून या कोई सी भी आवाज़ यदि उसे सुनाई देती तो उसे स्पेस बार प्रेस करना होता है। इस तरीके से आप रिएक्शन टाइम देख रहे हैं कि लाइट और जो टोन है उसमें रिएक्शन टाइम किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, या कोई डिफरेंस है या नहीं है। ये रिएक्शन टाइम का मेज़रमेंट एक एक्सपेरिमेंट में किया जा रहा था। अब इसके अंदर वेरिएबल अपन ने देख लिए थे कि वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, मोड ऑफ स्टिमुलस, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिएक्शन टाइम का। अब जो रिएक्शन टाइम है उसको और भी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित कर सकती है। जैसे कि हमने देखा था डिप्रेशन बहुत सारी वजह से हो सकता है। और कौन सा एग्जांपल, एक आध एग्जांपल हमने देखे थे कि बहुत सारी तरीके से हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। तो रिएक्शन टाइम स्लो या फास्ट होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हम केवल ये देख रहे थे कि मोड ऑफ इंफॉर्मेशन या मोड ऑफ स्टिमुलस जो है, लाइट है या फिर साउंड है, इन दोनों में से कौन सा स्टिमुलस जल्दी रिएक्शन टाइम प्रोड्यूस करता है। पर इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें, जब हम स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि दूसरी कंडीशंस, दूसरे वेरिएबल भी उसको इसके साथ साथ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ में और भी दूसरे रेलिवेंट वेरिएबल्स, दूसरे वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को, रिएक्शन टाइम को अफेक्ट करे या प्रभावित करे। वो सारे वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहे हैं और जो हमारी स्टडी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उन वेरिएबल्स को हम रेलिवेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। चलिए और कोई सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कि हम एग्रेशन वाला जो हमने स्टडी की थी, उस एग्रेशन वाली स्टडी के अंदर, एग्रेशन वाली जो स्टडी की थी, उस एग्रेशन वाली स्टडी में हम स्टडी कर रहे थे कि गेम्स के कारण, जो एग्रेसिव गेम्स खेलने के कारण एग्रेशन हो रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, एग्रेशन पे प्रभाव देख रहे थे हम। तो एग्रेशन और भी दूसरी वजहों से हो सकता है, ठीक है, गुस्सा दूसरी वजहों से भी हो सकता है, जैसे कि हमने 2-3 कारण देखे थे। अब वो यदि कारण है और यदि वो कारण एग्रेशन को प्रभावित कर रहे हैं और साथ साथ हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी प्रभावित कर रहा है, तो हम फाइनली ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यदि सारी चीज़ों को हमने इंडिपेंडेंट खुला रखा है कि जिसको किसी को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमको जो एग्रेसिव गेम्स का या वायलेंट गेम का जो प्रभाव हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो असली में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो किस वजह से हुआ। परिवार में कोई झगड़ा हुआ उसकी वजह से एग्रेशन हुआ, कि आदमी थका हुआ है उसकी वजह से एग्रेशन हुआ, या फ्रस्ट्रेटेड है उसकी वजह से एग्रेशन है, या फिर डिप्रेस है उसकी वजह से एग्रेशन है। दूसरी जो प्रभावित, गुस्सा करने वाली चीज़ें हैं, जो वेरिएबल दूसरी चीज़ें हैं, वो गुस्से को प्रभावित कहीं ना कहीं कर रहे थे, और इस वजह से
हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उससे तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि भाई गुस्सा बढ़ा या घटा, हो सकता है दूसरे कारण से बढ़ा या घट गया हो। तो हम क्या करते हैं, हम जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़कर जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं, जैसे इसमें गुस्से को स्टडी कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एग्रेसिव गेम है या वायलेंट गेम है उसको छोड़ के बाकी जितने इसको प्रभावित, गुस्से को प्रभावित करने वाले बाकी जितने वेरिएबल, बाकी जितने कारक हैं, बाकी जितने चर हैं, उनको हम स्टैटिक रखने की कोशिश करते हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा पूरे हमारे स्टडी के दौरान एक जैसे रहें, हमेशा चेंज नहीं हो। तब जाके तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वायलेंट गेम एग्रेशन कॉज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अब समझ में थोड़ा बहुत आया होगा? यस सर। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम रिएक्शन टाइम वाली स्टडी ले रहे हैं, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिए, जैसे रिएक्शन टाइम वाली स्टडी में कौन कौन सी चीज़ को, मतलब कौन कौन से दूसरे जो वेरिएबल हैं वो रिएक्शन टाइम को प्रभावित कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दोनों हम ले रहे हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब यदि हम आगे या पीछे जैसे टोन हमने पहले सुनाई या फिर लाइट पहले दिखाया और कंटिन्यूअस वही दिखा रहे हैं, तो रिएक्शन टाइम में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यदि किसी को लाइट साउंड ज़्यादा पसंद है तो वो रिएक्शन टाइम उसमें ज़्यादा प्रेस करेगा, ठीक है, ज़्यादा जल्दी करेगा। या फिर इंटेंसिटी ऑफ टोन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसी में कम दिखाया, किसी में ज़्यादा दिखाया, और हम केवल कंपेयर कर रहे हैं लाइट और टोन को, तो इसका प्रभाव रिएक्शन टाइम पे पड़ सकता है। और यदि एग्जांपल लें कि कितनी ज़ोर से जो स्पेस बार प्रेस किया जा रहा है, एक बार हमने अच्छा वाला कंप्यूटर रखा जिसमें स्पेस बार बहुत आराम से प्रेस हो रही थी, जरा सा टच कर रहा था तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा था, और कुछ देर बाद हमने उसको हटा करके दूसरा चेंज कर दिया, स्पेस बार मुश्किल वाला यूज़ करने लग गए। तो इसमें रिएक्शन टाइम और उस रिएक्शन टाइम के अंदर, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। केवल किस वजह से? स्पेस बार प्रेस करने की वजह से, या स्पेस बार चेंज जो कीबोर्ड है उसको चेंज करने की वजह से, और ये प्रोवाइड करेगा रिएक्शन टाइम को। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से रिएक्शन टाइम, किस में रिएक्शन टाइम, वो पता करने में मुश्किल होगी या तकलीफ होगी, या हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है लोकेशन ऑफ विजुअल स्टिमुलस, मतलब यदि लाइट बल्ब दिखा रहे हैं, यदि वो उसके ठीक सामने नहीं है, हम मान लो पीछे दिखा रहे हैं, तो वो प्रभावित करेगा। यदि सामने रहेगा तो अलग रहेगा रिएक्शन टाइम, पीछे रहेगा तो अलग रहेगा, या विजुअल फील्ड से पेरिफेरल विजन के अंदर रहेगा, बिल्कुल साइड में रहेगा, ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, और जिनकी पेरिफेरल विजन कमज़ोर है वो उस लाइट को नहीं देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन टाइम को प्रभावित करेगी, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को और भी प्रभावित करेगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम रेलिवेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। अब रेलिवेंट वेरिएबल के साथ साथ में एक पेयर में इररेलिवेंट वेरिएबल्स भी आता है कि उसका आपकी स्टडी पर कोई खास प्रभाव या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो रेलिवेंट वेरिएबल है उन्हीं को हमको कंट्रोल करना होता है। अब कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फैक्टर्स को मैनिपुलेट करके एनवायरनमेंट के थ्रू, जहाँ से जिस भी फैक्टर्स से चेंजेस आ सकते हैं उन सब चीज़ों को अपन मैनिपुलेट करके अगर रोक दे ताकि बिल्कुल। तो दो तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। पहला हम यूज़ कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को प्रभाव बिल्कुल ना हो, ठीक है, पर यदि हम एग्रेशन स्टडी हम कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है कि हम एक स्टूडेंट, क्योंकि हमने मान लो 100 स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, अब 100 लोगों पे परिवार में टेस्टिंग करना कि परिवार में कोई झगड़ा या विवाद या फिर फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, ये टेस्ट करना ज़्यादा लेंदी काम हो जाएगा। संभव ज़रूर है, और उनको एक्सक्लूड कर दें कि जिनके परिवार में झगड़ा है या फ्रस्ट्रेशन है, उन लोगों को हमने एग्रेशन वाली स्टडी में लिया ही नहीं,
ये कर सकते हैं, एक कंट्रोल करने का तरीका ये हो सकता है, पर ये आप इस वजह से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये कंट्रोल नहीं हुआ, ये एक्सक्लूजन हो गया, आपका हटा दिया आपने। कंट्रोल करने में हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम में जब स्टडी आपकी कर रहे हैं तब कोई सी चीज़ परिवर्तित, ये जो रेलिवेंट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल प्रभावित कर रहे हैं, ये परिवर्तित नहीं हो, चेंज नहीं हो, एक जैसे रहें। ठीक है, तो यदि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक्सपेरिमेंट वाले प्रैक्टिकल लिखे होंगे तो उसमें हम प्रोसीजर लिखते हैं। प्रोसीजर में लिखते हैं सारी लाइट जली हुई है, हवादार कमरा है, मॉर्निंग के टाइम में हमेशा 10 बजे या 8 बजे सारे एक्सपेरिमेंट मॉर्निंग के टाइम में किए जा रहे हैं। ये क्यों लिखते हैं हम? इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमको ये जो वेरिएबल है, क्योंकि यदि शाम को करेंगे, दिन भर सामने वाला स्टूडेंट काम करके आया, पढ़ाई करके आया है, ठीक है, तो वो मेंटली रूप से फटीग्ड है, थका हुआ है, और वो थकावट उसके एक्सपेरिमेंट में, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें शो करेगी। तो एक का यदि हमने एक्सपेरिमेंट शाम को किया और एक का एक्सपेरिमेंट हमने सवेरे किया, तो उन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, स्कोर्स हैं, उसमें डिफरेंस आ सकता है, फ़र्क आ सकता है। किसकी वजह से? आपने सवेरे किया अलग और शाम को किया, उससे ही फ़र्क आ सकता है, और भी दूसरे वेरिएबल। तो यदि ये वेरिएबल हमको कंट्रोल करना है तो हम सारे टेस्ट या तो शाम को करेंगे या सारे टेस्ट सवेरे करेंगे। हमने ये जो फटीग वाला वेरिएबल था, इसको हमने कंट्रोल किया। किस वजह से? किससे? मैचिंग से। ठीक है, मैं बताऊंगा और भी विधियां हैं उसकी। तो इस तरीके से हमने कंट्रोल किया उसे। अब रेलिवेंट और इररेलिवेंट वेरिएबल्स मैंने बता दिया आपको कि जो वेरिएबल्स हैं, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको कौन कौन से दूसरे वेरिएबल, दूसरी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, वो सारी रेलिवेंट वेरिएबल होगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरी जो चीज़ें प्रभावित कर जरूर सकती हैं, पर या तो कर नहीं रही हैं या फिर उनका इफेक्ट बहुत कम है। मतलब आपका मेंटल स्टेटस, IQ टेस्ट कर रहे हैं और कौन सा महीना चल रहा है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सा चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा कि गर्मी हो रही है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए वो इररेलेवेंट वेरिएबल के अंदर आएगा, जिसको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। कंट्रोल हम रेलिवेंट वेरिएबल ही कर सकते हैं। तो इन रेलिवेंट वेरिएबल्स को ही हम कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग ऑफ वेरिएबल्स में एक्चुअल में होता है कंट्रोलिंग ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल्स। ठीक है, वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है मैचिंग, दूसरा होता है रेंडमाइजेशन या रेंडमाइजिंग, और तीसरा होता है काउंटर बैलेंसिंग। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, किस तरीके के रेलिवेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यदि हम रेलिवेंट बिहेवियर की बात करते हैं, वो भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट रेलिवेंट बिहेवियर, मैंने RV वही यूज़ किया है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। सिचुएशनल रेलिवेंट बिहेवियर और सीक्वेंशियल रेलिवेंट बिहेवियर। यदि सब्जेक्ट रेलिवेंट बिहेवियर करें कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है कि मान लो जो स्पीच प्रोडक्शन है वो डिफरेंस मेल और फीमेल में है, तो जो मेल फीमेल जो जेंडर है वो एक रेलिवेंट वेरिएबल होगा, पर वो सब्जेक्ट पर आधारित है। तो जो वेरिएबल सब्जेक्ट पर आधारित होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें रेलिवेंट, सब्जेक्ट रेलिवेंट बिहेवियर बोलते हैं। जैसे एज हुआ, सेक्स हुआ, रेस हुआ, यदि आपको दिख रहा हो तो रिलीजन है, ऑक्यूपेशन है, इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, ये सारी चीज़ें ऐसे रेलिवेंट बिहेवियर हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो टाइप है वो है सिचुएशन। अब सिचुएशन में हमने देखा था लाइट कम या ज़्यादा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा, नॉइज़, किसी में नॉइज़ हो रहा है, किसी में नॉइज़, किसी रूम में नॉइज़ नहीं था, वहाँ टेस्ट किया गया, और किसी रूम में वही टेस्ट जहाँ पे नॉइज़ वाला था वहाँ टेस्ट किया गया, तो वो दोनों आपके टेस्ट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशनल रेलिवेंट वेरिएबल्स में आती हैं। यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंटल जो इंस्ट्रक्शन
सब्जेक्ट को देता है, दूसरे सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट को देता है, वो किस तरीके से दे रहे हैं, कितने फेमिलिटी से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ठीक है, और किस लैंग्वेज में दे रहे हैं, उसका भी प्रभाव सब्जेक्ट आपका टेस्ट का या एक्सपेरिमेंट के डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है। इसलिए जब भी हम कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उस इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर लिखते हैं। हम आपके एक्सपेरिमेंट या आपने टेस्ट लिखे होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं स्पष्ट कि ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। क्यों लिखते हैं? इसीलिए लिखते हैं कि सारे लोगों को एक जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को आसानी लैंग्वेज में समझा दिया, एक व्यक्ति को डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में समझाया, और उसके जो टेस्ट है उस पर आपने जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया, आपने जिस तरीके से उसे वर्बेटम दिया, उसका प्रभाव उस पर पड़े। इसलिए हम सारे लोगों को एक जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके बाद में आता है सीक्वेंशियल रेलेवेंट वेरिएबल। अब सीक्वेंशियल जो है, यदि हम एक ही चीज़ का 2 या 3 बार टेस्ट करते हैं या अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट करते हैं, मान लो कि हम IQ का प्रभाव देख रहे हैं एजुकेशन पे, या फिर एजुकेशन का प्रभाव देख रहे हैं IQ पे, तो हम एक ही व्यक्ति का 4 बार मान लो टेस्ट कर रहे हैं, IQ ही असेसमेंट कर रहे हैं 4 बार। एक जब उसने 10th पास किया तब हमने IQ का असेसमेंट किया, जब उसने 12th पास किया तब हमने इसका IQ का असेसमेंट किया, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद किया, या PG किया उसके बाद किया। ये 4 हमने एक ही व्यक्ति का 4 बार टेस्ट किया। तो जब पहली बार टेस्ट करेंगे और दूसरी बार टेस्ट करेंगे तब फ़र्क क्या पड़ेगा? क्योंकि यूजुअली न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट यदि हम करते हैं कि किसी को हेड इंजरी हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं उसके, और इम्प्रूवमेंट देखने के लिए फिर से बार बार टेस्ट करते हैं कि 2 महीने बाद फिर टेस्ट किया या 4 महीने बाद फिर टेस्ट किया कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। पर होता क्या है कि एक बार यदि हम टेस्ट कर लेते हैं तो पेशेंट को याद रहता है कि कौन से टेस्ट हैं, क्या किए हुए हैं, ठीक है। तो पहले टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, सेकंड टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म इसलिए कर देता है क्योंकि उसको पता है किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यदि सेम टेस्ट हम करते हैं तो जो पर्सन है वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रैक्टिस इफेक्ट या एडॉप्टेशन इफेक्ट, ठीक है, कि आसानी से अडॉप्ट कर सकता है वो, ठीक है। उसको वही उसी टेस्ट को यदि 2 या 3 बार करेंगे तो भी आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। या फिर आप यदि लंबा टेस्ट कर रहे हैं तो पहले टेस्ट और आखिरी टेस्ट में फटीग का प्रभाव पड़ेगा कि आपने 4 घंटे का मान लो टेस्ट होता है। हमारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होते हैं वो 4-4 घंटे के होते हैं। तो पहला टेस्ट किया उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पता चला आखिरी वाला जो 11वां टेस्ट या 12वां टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर बहुत गंदा परफॉर्म किया। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला टेस्ट उसने गंदा इसलिए परफॉर्म किया या ख़राब इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि उसको ये वाले फंक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो थक गया है, फटीग इफेक्ट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना पड़ती है। तो ये सारे 3 जो हमने टाइप्स देखे रिलेवेंट वेरिएबल्स के, एक होता है सब्जेक्ट, सिचुएशन और सीक्वेंस। ये सारे वेरिएबल्स हम लोग 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला होता है मैचिंग। अब मैचिंग जो है वो एक सिंपल सी प्रोसीजर है कि हम जब टेस्ट करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम एक ग्रुप ऐसा लेते हैं जो सारे कंडीशन में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कंडीशन को छोड़ के बाकी सारे कंडीशन में उस ग्रुप का सिमिलर कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, वैसा का वैसा ग्रुप है। मतलब यदि हम एग्रेशन वाला स्टडी कर रहे हैं या फिर स्पीकिंग वाला जो वर्ड प्रोडक्शन वाला स्टडी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक जैसी होगी, उनकी एज भी लगभग आपको एक जैसी रखना पड़ेगी।
ठीक है। एज एक जैसी रखना पड़ेगी, जेंडर एक जैसा रखना पड़ेगा, जो चीज़ें जो रेलिवेंट वेरिएबल आप कंपेयर जो प्रोवाइड कर सकते हैं उस स्टडी को, वो सारी चीज़ें आपको एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर बराबर रखना पड़ेगी। उनको इस जो प्रोसीजर बराबर रखने वाली जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन। मतलब हमने एक वेरिएबल यदि इसमें 10 मेल है, ठीक है, तो इसमें भी 10 या 11 मेल होंगे। स्टैटिकली इक्वलेंस देखते हैं, एग्जैक्ट, कई बार एग्जैक्ट भी देखते हैं। कम आपका पॉपुलेशन होता है, यदि 10 ही लोगों पे स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी मेल लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी मेल लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप एग्रेशन वाला स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस चीज़ को मैचिंग वाली प्रोसीजर, इस चीज़ को मैचिंग प्रोसीजर बोलते हैं। यस सर। दूसरी जो प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान लो एग्रेशन के अंदर हमें 100 सब्जेक्ट ही चाहिए और परिवार में जो फ्रस्ट्रेशन है, परिवार में जो झगड़ा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लोग टेस्ट देने को तैयार नहीं है या बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम रेंडमाइजेशन करते हैं। अब रेंडमाइजेशन क्या होता है, या रेंडमाइजिंग जो है वो क्या होता है, वो आप यदि 2 ग्रुप में ले रहे हैं तो दोनों ग्रुप में इस तरीके से हम लेते हैं उन लोगों को कि वो रेंडमली जाए। मतलब आप पर्सनली चूज़ नहीं करें, अपने आप चूज़ होके जाएं, आप उसे कंट्रोल नहीं करें। तो यदि 50 सब्जेक्ट रेंडमली इसमें रख रहे हैं, 50 इसमें रख रहे हैं, तो सारे जो प्रभाव हैं, तो हो सकता है कि जो नेचुरल फिनोमेना होता है कि 50% मैक्सिमम लोगों के 50% ही आते हैं नंबर, ठीक है। 50 से 10 ज़्यादा, 10 कम हो सकते हैं, पर मैक्सिमम लोगों के 50% ही आते हैं। 100% बहुत कम लोगों के नंबर्स आते हैं। वैसे ही यदि फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत कम लोगों में होगा। तो यदि हम रेंडमली असाइन करेंगे एक एक ग्रुप में, तो वो यदि मान लो 4 केस हैं तो 2 केस लगभग 2 केस एक ग्रुप में चले जाएंगे और लगभग 2 केस दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। इस तरीके से रेंडमाइजेशन हो जाएगा और दोनों लगभग इक्वल हो जाएंगे। तो जहाँ पूरा कंट्रोल संभव नहीं होता है, जहाँ पूरी मैचिंग संभव नहीं होती है, वहाँ रेंडमाइजेशन करना होता है। हम यूजुअली कोई सा भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें रेंडमाइजेशन करते हैं। अब रेंडमाइजेशन करते कैसे, मैंने 2-3 विधियाँ आपको बताई थी। पहला जो सिंपलेस्ट विधि जो यूज़ करते हैं वो है टॉस, हेड या टेल। पर यदि मुझे 5000 लोगों की स्टडी करना है तब मैं टॉस करने बैठूंगा, तो एक तो जो सिक्का है वो हमेशा हेड या टेल कब दे रहा है वो भी 50% चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। हेड के चांसेस यूजुअली ज़्यादा होते हैं और टेल के चांसेस यूजुअली कम होते हैं। तो ये बराबर का जो रेंडमाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये स्लो है, इनएफिशिएंट भी है, ठीक है, और रैंडमनेस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रैंडमनेस है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, या तो कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स या टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब मैं आपको खोल के बता रहा हूँ कि टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स किस तरीके से होता है, किस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अब टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स यदि आप देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखाई देती हैं। 5-5 अंकों का पूरे रैंडम नंबर्स हैं। तो यदि आपको एक एक ग्रुप के अंदर सिलेक्ट करना है कि इस ग्रुप में कौन से नंबर का जाएगा, इस ग्रुप में कौन से नंबर का जाएगा, मान लो हमारे पास 5000 कैंडिडेट हैं, तो 5000 कैंडिडेट में हम सबको एक सीरियल नंबर दे देंगे। 1 से 5000 तक हमने नंबर दे दिया। अब उसके बाद में हम सिलेक्ट करते हैं केवल एक कोई सा भी रैंडम नंबर, आँख बंद करके मान लो कोई सा सिलेक्ट हमने किया, मान लो ये वाला किया 96,997। ये जो हमने नंबर सिलेक्ट किया, इसके हम शुरुआत के 4 डिजिट लेते हैं। यदि वो
5000 से भी ज़्यादा है तो हम उससे नीचे वाला लेते हैं। तो पहले वाले को हम ये जो है 834 जो है, इस 834 वाले नंबर को हम लोग ग्रुप ए में डालेंगे और अगला वाला जो 5000 के अंदर वाला जो नंबर आएगा उसको हम ग्रुप बी में डालेंगे। इस तरीके से हम सारे 5000 ए और बी में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे। इस तरीके से आप रैंडम नंबर टेबल से रैंडम नंबर सिलेक्ट करते हैं या रैंडम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट प्रोसीजर है उसको बोलते हैं काउंटर बैलेंसिंग। अब काउंटर बैलेंसिंग यूजुअली जो पहले आपने किया था सीक्वेंशियल रिलेवेंट वेरिएबल्स, इनको कंट्रोल करने के लिए काउंटर बैलेंसिंग की जाती है। अब काउंटर बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि यदि मैं 2 टेस्ट कर रहा हूँ, पहले तो यदि एक टेस्ट लंबे समय तक चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चल रहे हैं, जैसे मैंने टेस्ट की बोले 11 टेस्ट 4 घंटे चल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यदि एक में मैंने 11 टेस्ट 4 घंटे एक नंबर से शुरू करके 11 नंबर तक करे हैं, तो अगली बार मैं उसको चेंज कर दूंगा। 11 नंबर का टेस्ट पहले करूंगा, फिर 10 वाला करूंगा, फिर तो मैं रिवर्स ऑर्डर में कर दूंगा, उसको चेंज कर दूंगा, सीक्वेंस चेंज कर दूंगा। तो क्या होगा कि एक में 1 नंबर पे फटीक आएगा, दूसरे सब्जेक्ट में 11 नंबर पे फटीक आएगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का कर सकते हैं, या फिर ग्रुप वाइज कर सकते हैं कि एक ही ग्रुप में मैंने 2 अलग अलग ग्रुप बना दिए, 2 छोटे ग्रुप बना दिए, जिसके अंदर मैं 1 से 11 तक करूंगा, दूसरे में 11 से 1 तक करूंगा। इस तरीके से भी इंटर ग्रुप भी बना सकते हैं और इंटर सब्जेक्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैरेलल फॉर्म्स। अब पैरेलल फॉर्म्स इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। पैरेलल फॉर्म्स जो होता है वो होता है कि यदि मैं IQ का टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब IQ का टेस्ट या फिर कोई सा भी टेस्ट कर रहा हूँ, मेमोरी का टेस्ट कर रहा हूँ। अब यूजुअली हम मेमोरी का टेस्ट करते हैं तो हम 11 चीज़ों की लिस्ट देते हैं उसको याद करने के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में मैंने ये वाला लिस्ट वाला किया था, तो हमने 11 की या 15 की लिस्ट सब्जेक्ट को दे दी, उसने याद कर लिया, रट लिया, उसको 5 बार हमने दोहराया, उसको याद है। अब मान लो 1 महीने बाद मुझे फिर से टेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर जितने मैंने 15 जो चीज़ों के नाम दिए थे वो सारे याद रहेंगे, पर 5-6 तो ज़रूर याद रहेंगे। तो यदि मैं उसे फिर से वही लिस्ट याद करवाऊँगा तो क्या होगा, पुरानी चीज़ का प्रभाव अभी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि 2 बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं पैरेलल फॉर्म यूज़ करता हूँ। पैरेलल फॉर्म मतलब उसी टेस्ट का एक और फॉर्म बना रहता है जिसके अंदर दूसरी लिस्ट होती है। ठीक है, टेस्ट वही चीज़ हो रही है, मेमोरी ही टेस्ट हो रही है, पर लिस्ट दूसरी। तो पुरानी जो सीखा हुआ है वो अभी के सीखे हुए पर प्रभाव न डाले, उसका इंतज़ाम करना पड़ता है। इसको भी काउंटर बैलेंसिंग में हम रख सकते हैं। तो यही था 3 मेथड्स थी कंट्रोल करने की। पहली थी मैचिंग, दूसरी थी रैंडमाइजिंग और तीसरी थी काउंटर बैलेंसिंग। ये तीनों मेथड्स के थ्रू हम लोग रेलिवेंट वेरिएबल्स जो हैं, रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल केवल रेलिवेंट वेरिएबल्स ही किए जाते हैं। वेरिएबल के अलावा हम कोई सी चीज़ कंट्रोल नहीं करते, न इंडिपेंडेंट वेरिएबल, न डिपेंडेंट वेरिएबल, न ही दूसरे लेटेंट वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल्स, कोई से कंट्रोल नहीं करते। केवल कंट्रोल एक ही चीज़ की जाती है, वो है रेलिवेंट वेरिएबल्स और उसी स्टडी के रेलिवेंट वेरिएबल। अब कई बार क्या होता है, यदि हम टेस्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। यदि साइंस के हिसाब से हम सोचते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को और कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि केवल आपको कंट्रोल तभी आप करेंगे ना जब आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे डिफ़िकल्ट काम जो होता है वो यही होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से वेरिएबल जो हैं वो इस स्टडी के लिए रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, जो चीज़ें हम
कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार स्टडीज़ हो जाती हैं उसके अंदर कंट्रोल वेरिएबल कंट्रोल नहीं हो पाता है, और बाद में यदि आप उसका डिस्कशन या इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो पूरी स्टडी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ तो आपने कंट्रोल की ही नहीं थी। तो यूजुअली कोई से भी यदि पीएचडी की जाती है तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि ये आपने कंट्रोल किया था, इसका प्रभाव तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, तो यदि आपने ये कंट्रोल नहीं किया तो आपकी स्टडी रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई से भी यदि आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको कंट्रोल ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल्स बहुत अच्छे से देखना पड़ता है और उन सारे वेरिएबल्स को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ये स्लाइड मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ तो आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ मेरे पास जो बुक है जिसके अंदर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स हैं वो फिज़िकल बुक है, ऑनलाइन में नहीं अवेलेबल है। मैं यदि ढूंढता हूँ कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स यदि मिल जाता है तो मैं उसको आज या कल मैं आपको डाल दूँगा। मुझे लगता है आपको ये सारा कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, कंट्रोल ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल्स समझ में आया होगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यही लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप 1 से 2 बार उसको फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे यदि हम दूसरे एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा काम में आएगा। केवल साइकोलॉजी में नहीं, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है, या यदि आपका इकोनॉमिक्स है, यदि आपका और कोई सा भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये सब जगह काम में आएंगे और आगे भी आपको एमफिल या एमए में काम में आएंगे ही आएंगे। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास करने के लिए धन्यवाद। आज कोई असाइनमेंट नहीं है, पर कल जो क्लास होगी उसमें असाइनमेंट नेक्स्ट वाली क्लास में होगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Yes, thank you, sir. Thank you, sir.